चलो पहले थी और आगे बैठो, इधर आओ। हवा लग रही सभी को। चलिए सबसे पहले 3 क्वेश्चन करो जो उसी एक्सरसाइज की शुरुआत है। दैट इज पहला क्वेश्चन देखो, बात नहीं करो। रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप चैप्टर सोल्यूशन क्लास 8। Here are the keys. चलो, how did foreign invaders rise of new dynasty? कौन बात कर रहा है? शिवांश बताओ। India's political boundaries during this process. So, rise of new dynasty. आंसर दो शिवांश। पहले का आंसर दो। How did, ध्यान से सब लोग सुनना जो वो बता रहा है। Foreign invasions क्या फॉरेन इन्वेजन जो हुए उससे यहाँ कुछ टेरिटरी में परिवर्तन आया? और क्या यहाँ के किसी कल्चर में आ रहा कोई परिवर्तन आया? मान लो खिलजी ने आक्रमण किया, तुगलक ने आक्रमण किया, लोधी ने, सैयद ने, सबने किया, तो क्या इससे इंडिया की जो कल्चरल या एथनिसिटी है, संस्कृति, उसमें कोई परिवर्तन आया या टेरिटरी में आया? तो वही चीज पूछी जा रही है। एंड द राइज ऑफ न्यू डायनेस्टी ठीक है। रीशेप इंडियाज पॉलिटिकल बाउंड्री, रीशेप्ड इंडियाज पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है इनका कि अगर मान लीजिए यहाँ से ये एक रीजन है और साथ में ये सब रीजन है, तो इंडिया में अगर हम देखेंगे तो मेन लैंड जो मानी जाती है इंडिया की वो यहाँ पर हिमालय है। और हिमालय से कौन कौन सी रिवर निकलती है बोलो? मुख्य हमें 2 चीज देखनी है। हम ये देखें कि यहाँ पर जो रिवर जाती है वो कौन सी है? इंडस। और माउंटेन यहाँ जो फैला हुआ है हिमालय, वो कहाँ तक फैला हुआ है बोलो? हिमालय जो है वो यहाँ कहाँ तक फैला हुआ है अफगानिस्तान में बोलो? हिंदू कुश। क्या नाम है? हिंदू कुश। और हिंदू कुश के लास्ट में यहाँ पे कौन सा प्लेट्यू है? तुम पहले ही सो लो, अब मालूम है प्लेट्यू? कैसे ही सो रहे हो? यार ये तो बड़ा सरल सरल पढ़ाना है, ये तो बच्चों का खेल। लास्ट प्लेट्यू बताओ अभी, हिमालय का लास्ट माउंटेन बताओ। तो पीछे लेट जाओ ना वहाँ जाके, लास्ट माउंटेन बताओ। बाकी सबको मालूम है, तुम्ही को कठिनाई हो रही है। आधे घंटे सो लोगे फ्रेश हो जाओगे, मैं सही बता रहा हूँ। ये सब छोड़ो, बंद करो, आराम करो। हमारे यहाँ है सुविधा, बताएंगे नहीं, हम भी नहीं बताएंगे पापा को, तुम भी ना बताना। हाँ यार, ऑफिस में सोना है, ऑफिस में सो जाओ। चाय पानी नीचे से मंगवा लेंगे, समोसा मंगवा देंगे, पूरी फैसिलिटी रजाई करता है। चलो हाँ, लास्ट कौन सा बताया प्लेट्यू तुमने अभी? लो ये प्लेट्यू पामीर का पठार है, पामीर प्लेट्यू। तुम अभी भी कहाँ हो? ये सब बता रहे हैं।
हिंदू कुश के लास्ट में कौन सा प्लेट्यू है? गए नहीं हो लगता है कभी वहां? गए नहीं क्या? अफगानिस्तान नहीं जाते? लो समझ में आई बात की नहीं? मेरा कहने का मतलब है, और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ से और यहाँ गिर जाती है। मेनली इंडियन लैंड डेक्कन प्लेट्यू और इंडस से ब्रह्मपुत्र तक माना जाता है। अगर अंग्रेजों ने चाल न चली होती और हमको सिंपली ऐसे ही लीव करके चले गए होते बिना बंटवारा के, तो अफगानिस्तान से लेके नेपाल, म्यांमार, ये सब इंडिया में होता। इसको बृहत्तर भारत या एक्सटेंडेड इंडिया, पाकिस्तान भी होता, सभी होते हैं। लेकिन उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चली, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में चली, ईरान इराक के बीच में चली। जहाँ जहाँ से वो गए, वो ऐसे दो टुकड़े करके गए कि ज़िंदगी भर वो लड़ते रहे। तो उन्होंने हर जगह यही किया, खेल इंडिया में ही नहीं किया। उनकी यही पॉलिसी थी कि अगर इंडिया को ग्रेटर जो छोड़ के जाएंगे तो बहुत प्रॉस्परस इंडिया होगा। अब आज हमारे जीडीपी का आधा पैसा पाकिस्तान से लड़ने में जाता है, और वही हमारी और पाकिस्तान की कुल मिला के जीडीपी होती तो क्या बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती? और अफगानिस्तान में तो रिसोर्सेज इतने भरे पड़े हैं कि एक्सप्लोर ही कोई नहीं कर पाया, वो भी नहीं। तो समझो कितनी बड़ी बात है। तो इंडिया कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? हिंदू कुश से या इंडस से ब्रह्मपुत्र कहाँ तक माना जाता है? और कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? अरब सागर से कहाँ से माना जाता है? बोलो। से बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। दूसरा कौन सा माना जाता है? बे ऑफ बंगाल। और इसी वजह से, क्योंकि इंडिया एक कॉन्टिनेंट है कि सब कॉन्टिनेंट? सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि वो एशियन कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसलिए इंडिया को क्या कहा जाता है? बोलो। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी भारतीय उप महाद्वीप। इसका नाम क्या है? भारतीय उप महाद्वीप। तो क्या आप मुझे बताएंगे कौन सी दो रिवर्स के बीच में इंडिया फैला हुआ है? हर चीज तुमको मालूम है, हम तो तुमको वही समझ रहे। ब्रह्मपुत्र मैं मामूली समझ रहा था तुम। सही है। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा का पुत्र, वहां तक फैला। और ये अरेबियन सी इसलिए क्योंकि यहाँ अरब कंट्रीज पर तो उनके नाम पे अरेबियन सी। और ये बंगाल रीजन है तो बे ऑफ बंगाल। तो सही है, इतना फैला हुआ है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या उसने हमारी बाउंड्रीज को रीशेप किया। वास्तव में तुगलक डायनेस्टी अफगानिस्तान तक पहुंच गई थी, यहाँ म्यांमार तक पहुंच गई थी। तो इतना जब जीत लिया तो पूरा इंडिया माना गया, और उसने सब जगह एक ही जैसा अब चलाया। तो सब एक ही हुआ कि नहीं? जिसकी लॉन्ग पास्ट कॉमन हिस्ट्री होती वो एक देश माना जाता है। तो हमारी हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत से एक ही रही। उसके पहले हमारे यहाँ राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी, पांड्या डायनेस्टी थी, चोल थी, चेदी थी, पल्लव थी। इसके अलावा विजयनगर की अलग डायनेस्टी थी। ये सारी प्रतिहार्स थी, जैसा ये बता रहे हैं, प्रतिहार्स। सो दीज वर द डायनेस्टीज। और राजपूताना डायनेस्टीज थी, सिख डायनेस्टीज थी। वो अलग अलग थी, लेकिन वो बटी हुई थी, वो आपस में ही लड़ा करती थी। लेकिन जिसने इंडिया को यूनिफाई किया उसी को तो सिंगल बॉन्ड में बांटा होगा। इसका क्रेडिट मुगल को जाता, नहीं तो हम अभी भी डिवाइडेड होते। 567 रियासतों को सरदार पटेल ने एक किया, हम 567 कंट्रीज होते अगर सरदार पटेल ने ना मेहनत की होती। नेहरू ने कहा कश्मीर की जिम्मेदारी हमको दो, और कश्मीर में ही सारा खेला कर, आधा उधर आधा उधर। और हमारी सेना जीत भी रही थी। नेहरू ने कहा रुक जाओ, हम शांति के पुजारी हैं, मत जीतो, हम यूएन से तुमको दिला कुछ नहीं दिला। सेना ने कहा हम शाम तक तुमको लाहौर ला के दे देंगे, हमको बस अलाउ करो। नेहरू ने कहा नो, हम कबूतर उड़ाते हैं, गुलाब लगाते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? चाइना हमारी टेरिटरी नहीं ले पाता। चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी, एयरफोर्स मिन्नतें करती रह गई
कि चाइना 62 आर्मी में कि हमको उड़ने तो दो, मैं पूरी चाइना आर्मी। बोले नो, चाइना हिंदी चीनी भाई भाई, वो मार रहा है हमको। और 13 राउंड दे के एक सैनिक को भेजा। 13 राउंड में तुम लड़ाई करोगे? तुमको बोल दिया जा 13 गोली जाओ, तो बेचारे वो बोनट से मार मार के किए हैं, इतना ज़्यादा मरने के लिए भेजे। और फिर कहने लगे हैं ज्वाइन नहीं हो रहा। अब बाद में लता मंगेशकर से गाना गवा दिया, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो, कुर्बान करवा दिया, तो याद क्या करें? समझ आई बात की नहीं? तो इट वी हैव ओनली लॉस्ट द टेरिटरी। नेपाल मिन्नतें करते रह गया, हमको मिला लो अपने। बोले नो, यू आर इंडिपेंडेंट कंट्री, हम क्यों मिला तुमको? मतलब आप ये समझिए, म्यांमार ने बोला हम भी भारत में मिलना चाहते हैं। जब 567 नेहरू ने कहा नो, अलग रहो। यानी बड़े बड़े तिब्बत को नहीं मिलाया। तिब्बत से बोला था हम तुम्हें वादा करते हैं कि तुम चाइना से प्रोटेक्ट करेंगे, और जब चाइना ने उस पर अटैक कर दिया तो नेहरू ने कहा तुम जानो, तुम्हारा काम था, जाओ। तिब्बत को भी दे दिया, नहीं तो तिब्बत होता तो चाइना आज हमारे बॉर्डर पे होता, एक बफर जोन होता। समझ में आई कि नहीं? और शुरू के 14 साल शासन के सब कुछ बदल डाली बाउंड्री, नहीं तो आज अगर वो उस समय ना होता। 13 वोट मिले थे सरदार पटेल को, और 1 वोट मिला था नेहरू को। और वो भी जानते हो किसका वोट था? खुद का वोट। जब हुआ कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो उन्होंने कहा गांधी जी से, मिस्टर गांधी, महात्मा गांधी, मैं कांग्रेस को डिवाइड कर दूंगा अगर मुझे तुमने नहीं बनाया। मुझको प्रधानमंत्री बनना है, तुम सरदार पटेल को समझाओ। सरदार पटेल बहुत योग्य आदमी थे। उन्होंने कहा कि सर पटेल भाई, तू तो समझ जाएगा, तू गुजराती है, नेहरू नहीं मानने वाला, इसको बन जाने दे। पटेल ने कहा बापूजी हम आपकी आज्ञा मान। समझ आए? मतलब कोई लोकतांत्रिक प्रोसेस है नहीं, मैंने कोई पसंद नहीं करता। लीफ पाते थे भाई, जो गाय का मांस खाएगा उसको कौन पसंद है? सही है? इतनी बात तुमको समझ में आ गई? हमारा प्रश्न है कि क्या ये जो फॉरेन इन्वेशन हुए आयुष राय, तो क्या इसने भारत को रीशेप किया? रीशेप किया हुआ, कैसे रीशेप किया? नाउ फॉरेन इन्वेशन रीशेप इंडियन बाउंड्री। इट वॉज, ये कब से कब तक रहे? फॉरेन invasion took place between, तुमको ये मालूम है पृथ्वीराज चौहान भी पहले लड़ाई करता था वो मोहम्मद गोरी से। तो मोहम्मद गोरी से उसकी लड़ाई 11वीं शताब्दी से शुरू हो गई। वो कभी दिल्ली नहीं शासन कर पाया, लेकिन 11वीं शताब्दी से हो गई। तो फ्रॉम बिटवीन 11th century to 17th century, मोहम्मद गोरी से लेके, फ्रॉम मोहम्मद गोरी टू ब्रिटिश एम्पायर, हुआ कि नहीं? कब से कब तक हुए बोलो? फ्रॉम मोहम्मद गोरी, फिर दिल्ली डायनेस्टी, और फिर और कौन कौन हुए? एंड मुगल डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत लिखो। मुगल डायनेस्टी, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, और कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंड ब्रिटिश एम्पायर, इन लोगों ने शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, तो तुमको 1857 की बगावत याद है, जिसमें मंगल पांडे ने बंदूक उठा के मार दिया था, झांसी की रानी जिसमें लड़ी थी 1857। तो 1857 में हमने तुमको पिछली बार बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर खोल दिए एलिजाबेथ के साथ। सोना देखो, हमको जाने दो,
लेकिन जब बगावत हुई तो एलिजाबेथ बोली भाई तुमसे ना हो पाएगा, चलो लौट आओ, अब हम सब समझ आया। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का काम खत्म कर दिया। बोला बदनामी करा रहे हैं वहाँ पर, सब तुमको मार रहे हैं इतने सैनिक, 700 सैनिक मार दिए तुमने अंग्रेज। सही, भारतीय तो बहुत मानेंगे, लेकिन उसके बाद ईस्ट इंडिया एक बार जब ये रिबेलियन हुआ, उसको कहते हैं फर्स्ट फ्रीडम रिबेलियन 1857, तो उसको वापस बुलाया। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया खत्म हो गए, उसके बाद वाइस राइज कौन शुरू हुए, और लास्ट वाइस राय कौन था बोलो ब्रिटिश का, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटेन की जो वाइफ थी उससे जवाहरलाल नेहरू प्यार करते थे और उसी में काफ़ी कंप्रोमाइज़ कर डाले। और हमारा पहला कौन था वाइस राय, भारत का पहला, राजगोपालाचारी। ठीक है, तो जो लुटियन जोन में जिसने राष्ट्रपति भवन बनवाया है उसकी जगह राजगोपालाचारी की मूर्ति लगाई गई, लुटियंस की हटा दी। अभी हुआ है पिछले 3 महीने। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंडियन वेलफेयर को वो जवाहरलाल नेहरू ने एट स्टेक रख दिया, दूसरे को थाली में सिला दिया, कंप्रोमाइज कर दिया। तुमको ऐसा लगता है कि भारतीय संसद में ब्रिटिशर्स को बैठना चाहिए? जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था 2 ब्रिटिशर्स भी यहाँ बैठे, ब्रिटिश। तुम कैसी आज़ादी, और उन्होंने कहा 99 ईयर्स के लिए लीज पे हम आज़ादी ले रहे हैं, 99 ईयर्स के बाद हम तुमको वापस कर देंगे। अभी लास्ट ईयर वो समाप्त हो गया है अब, लेकिन कौन किसको वापस, वो लीज पे लिए थे आज़ादी, बोले उधार दे दो आज़ादी, 99 ईयर्स के बाद हम तुम्हें वापस दे देंगे ब्रिटिशर्स। ऐसे होती है आज़ादी। समझ में आई बात कि नहीं ना? तो इन लोगों ने आक्रमण किया और क्या किया, इंडिया को रीशेप किया। कैसे रीशेप किया वो समझो जरा। देखिए, टर्किश अफगान इन्वेशन शुरू हुए। देखिए, तुर्क अफगान इन्वेजन्स, सबसे पहले कौन आया? Invasions started in 1206। ये चैप्टर तुम्हारी कहाँ से कहानी शुरू करता है बोलो? और सबसे पहले बाई मामलुक डायनेस्टी, जानते हो स्लेव डायनेस्टी कौन थी? गुलाम वंश, बाई स्लेव डायनेस्टी। तो इसमें कई रूल चीजों को, कईयों को हरा दिया है। ठीक है, लेटर ऑन फिर क्या हुआ? इट एस्टैब्लिश्ड दिल्ली सल्तनत। आगे देखो बहमनी कौन था वो भी देख लो। बहमनी सल्तनत रूलर, ये देखिए, फिर बहमनी सल्तनत रूलर भी आया, उसने क्या किया? ये था जो बहमनी था, इसको देखो, ये भी एक मुगल था, इसने आक्रमण किया। ठीक है, बहमनी सल्तनत। लेटर ऑन बहमनी फाउंडेड या वन डेक्कन प्लेट्यू। उसने किसको जीत लिया बोलो? डेक्कन प्लेट्यू। और उसी का नाम क्या रख दिया? एंड नेम्ड एज डेक्कन सल्तनत। डेक्कन सल्तनत रख दिया। इसकी वजह से क्या हुआ? These different invasions, ठीक है, क्या किया? These invasions heavily affected या badly affected, क्या affect किया? Affected Indian culture,
दे प्लंडर्ड इंडियन मनी, और उन्होंने क्या किया, दे प्लंडर्ड इनफिडल्स। इनफिडल कौन होते हैं, काफिर को प्लंडर किया। देयर वर मैनी रिबेलियंस बाय इंडियंस टाइम टू टाइम, जैसे सिख ने रिबेलियन किया था, मराठा ने रिबेलियन किया था, बहुत रिबेलियन हुए कि नहीं। देयर वर मैनी रिबेलियंस टाइम टू टाइम, रिबेलियंस टाइम टू टाइम, कौन से समय में हुए, टाइम टू टाइम। देयर वर मैनी रिबेलियंस टाइम टू टाइम बाय हिंदू किंगडम, हिंदू एंड सिख किंगडम। एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे सिख डायनेस्टी, ये राजपूताना डायनेस्टी, इन सब लोगों ने किया, एंड अहोम्स, इन सब लोग किया। तो उससे क्या हुआ, इट रीशेप्ड इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्री, रीशेप इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्री। फिर इंडिया पॉलिटिकल बाउंड्री। वैसे तो जरा आप गुप्त साम्राज्य देखिए, गुप्त साम्राज्य बहुत पहले का साम्राज्य था, दैट इज 600 CE, और उसके बाद मौर्य साम्राज्य भी दिखा देता हूँ। दो देखो तो, इनके आने से पहले भी भारत बृहत्तर भारत था, ग्लोरियस इंडिया, चेक करो, दैट इज, अब देखिए गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य इन इंडिया, ये देखो कैसा था, कितना बड़ा। तुम सोच रहे हो कि तुगलकी सबसे बड़ा था, ये गुप्त का साम्राज्य, क्या ये छोटा मोटा है, काफी बड़ा। 310 तक तो साउथ वाले कर ही रहे थे गुप्त। अब तुम देखो मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य इन इंडिया, ये देखिए। तो मौर्य साम्राज्य तुम्हें क्या लग रहा है, ये जो ग्रीन ग्रीन, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, और उसका बेटा अशोका। ये तीनों तुम लोगों ने पढ़ी, कितना ज्यादा, पूरा लास्ट तक पहुंच गया है। अशोक ने कलिंग को भी जीत लिया था, तो ये मौर्य साम्राज्य, अशोक का साम्राज्य। नीचे वाली डायनेस्टी वो चोला, पांड्या, चेदी, पल्लवा, डार्क ग्रीन, वो बाद में जीता होगा, सिर्फ जब एक ही कलर दिखाया जाता है। ये देखो बिंदुसार, चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार के जीतने के लिए, और अशोक के जीते ही लाके, जो लाइट ग्रीन है वो अशोक के जीते ही लाके, ये भी ग्रीन है, इसमें लिखा है लाइट ग्रीन अशोक का है, और जो डार्क ग्रीन है वो बिंदुसार का, वो मौर्य का है। तीनों इन्हीं के परिवार के हैं, समझ में आई। बस नीचे का छोड़ के आप यहाँ तक समझो। और जब उसने इतनी बड़ी मूर्ति बनवा डाली अफगानिस्तान में, जो बुद्धा की स्टैचू है, और उस पर बॉम्ब तोप चला चला के अफगानियों ने मारा, तालिबान ने खत्म कर दिया। वो इतना अच्छा साइड था, पहाड़ में इतनी बड़ी मूर्ति देखी है तुमने, गौतम बुद्धा की मूर्ति, मैं वो दिखा देता हूँ तुमको। और अब वो इतना अच्छा हेरिटेज साइट था, खत्म कर दिया, तोप चला चला के। ये देखो बुद्धा स्टैचू इन अफगानिस्तान, तो ये अगर दिखा देगा तो ये थी। अब देखो इसकी कैसी हालत हो गई, सब इस पे तोप चला चला के सब गिरा दिया। तुम तोप के निशान देख रहे हो जगह जगह, है ना। तो चेहरा पूरा वैसा कर दिया, नहीं तो बहुत सुंदर, और पूरे पहाड़ पर थी।
अब और भी हाल खस्ता हाल कर डाला। अब वहाँ से मूर्ति भी हटा दी, बिल्कुल अब और तोड़ डाला। इतने बड़े पहाड़ पे बनवाई थी अशोक ने, और अब कुछ बचा वहाँ तो हेरिटेज साइट से इससे तो करोड़ों की कमाई होती थी, लेकिन पहले तो खंडित थी। ये देखो, और फिर धीरे धीरे सब तोड़ डाला। ओके, तो तुमको समझ में आ गया ना। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, वो भी बहुत पहले काफी था, और वो ग्लोरियस पास था। वेन सांग चीनी आती, वेन सांग ने कितना लिखा कि अशोक साम्राज्य कितना अच्छा, नहीं। चलो अगला सवाल देखो। That is question number 2. How did Indian society respond to invasions? How did Indian economy adapt during this time of political instability? हमने invasions को क्या होने दिया कि हमने कुछ किया? How did Indian society respond? बात नहीं करो, कौन एक है इन चारों में जो बात करता है? रिस्पॉन्ड टू, उसे अलग बैठाओ तुम लोग। इन्वेजन्स, ठीक है। हाउ डिड इंडियाज इकोनॉमी अडॉप्ट ड्यूरिंग टाइम ऑफ, हाउ डिड इंडियाज इकोनॉमी, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? अडॉप्ट, वो कैसे सरवाइव की जब वो लोग लूट रहे? ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब देखो, इंडियन सोसाइटी शोज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू इन्वेजन्स। कौन कौन थे? जैसे विजयनगर एम्पायर, होम्स, क्या उन्होंने लड़ाई नहीं की? या गोंड या भील या दुर्गावती, क्या इन्होंने नहीं किया? ईस्टर्न गंगा एम्पायर ने नहीं किया, कलिंग ने। सो इंडियन सोसाइटी had shown strong resistance, had shown strong resistance to invaders, आक्रमणकारियों से। जैसे ईस्टर्न गंगा एम्पायर, फॉर एग्जाम्पल ईस्टर्न गंगा एम्पायर, ये पूर्व है, ये ईस्ट है। और ईस्ट में जो गंगा जा रही है तो वही तो कलिंग हुआ। गंगा जाती है कि नहीं यहाँ पे, और उसके नाम पे क्या बना? ईस्टर्न गंगा कलिंग। नरसिम्हदेव वन एम्पायर इन कलिंग, और सिर्फ कलिंग नहीं आता था इसमें, आंध्र प्रदेश और बंगाल भी आता था, ठीक है। और साथ में दूसरा कौन था? दैट इज सिख एम्पायर इन पंजाब, और बोलो विजयनगर एम्पायर in south, and Rajputana dynasty ये कहाँ थी? इन मेवाड़ एंड मारवाड़। इन सभी लोगों ने क्या किया? ठीक है, gave strong resistance to invaders। इन्हें आसानी से जीतने नहीं दिया। मुगलों को भी, औरंगजेब को भी लास्ट में लड़ाई में उलझाया रखा।
अगेंस्ट इन्वेजन्स, इन्वेडर्स के अगेंस्ट में खड़े हुए। अच्छा, उस समय क्या हुआ, इन इंडियन डिस्पाइट पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी continued to prosper during various attacks। अटैक होते रहे, लेकिन क्या इंडियन इकोनॉमी रुकी? वो वैसे ही बनी रही। अगर न बनी रहती तो अंग्रेज यहाँ लूटने के बाद, तब भी तो सोने की चिड़िया थी, तब तक भी बनी। लेकिन अंग्रेजों ने अभी हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन, अगले चैप्टर में पढ़ोगे, हम लोगों ने सक्सेसफुली $5 ट्रिलियन कर लिए अपनी इकोनॉमी, और $57 ट्रिलियन अंग्रेज लूट के लिए। 200 साल में जितना मुगलों ने, मोहम्मद गोरी ने नहीं लूटा, महमूद गजनवी ने नहीं लूटा, तैमूर लंग ने नहीं लूटा, अकेले ये लूटे। सबसे बड़े लुटेरे अंग्रेज सबसे पहले कितने हो गए हैं? अगर वो होती, अभी इस समय अमेरिका मोस्ट पावर है, उसकी 19 ट्रिलियन यूएस, हम होते यहाँ तक के क्या, और 17 ट्रिलियन के साथ, 17 ट्रिलियन के साथ चाइना दूसरे नंबर पे। ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि हम तो लूट लिए गए। इससे पहले कितने तो ब्रिटिश ने लूट लिए, ब्रिटिश इतनी लूट के ले गए, अब हम उसके बाद में 5 ट्रिलियन बना गए। तो आप समझो कितना सोना, कितना कुछ लूट के ले गए। समझ में आया? वर्ल्ड का 60% वेल्थ हमारे ही पास है। तो सबको सबसे बड़े लुटेरे वही थे। सही है। उन्होंने 30 लाख बंगाली मर रहे थे भूखे पे, तो वहाँ पर जो उनका प्राइम मिनिस्टर था वो मांस और शराब उड़ा रहा था, कह रहा था दीज आर वर्मिन्स, ये कीड़े मकोड़े हैं, इनको मरने दो। और यहीं से माल लद के, गेहूँ लद के जा रहा था ब्रिटिश में, उनके खाने के लिए, ब्रेड के लिए, और यहाँ लोग भूखे। अकाल के समय फेमाइन आ गया था बंगाल में, वहाँ की 1/3 पॉपुलेशन निकल गई, लेकिन उसको दया नहीं आई। अगर तुमको दिखाएंगे बिल्कुल हड्डी दिख रही, जो मरी भूखे ही मरे। सही है। तो आगे देखिए, तो फिर भी प्रॉस्पर करने लगी। अंग्रेजों के समय में सारी प्रॉस्पेरिटी खत्म हो गई। इन्होंने बोला, अरे ये पौंड तुम्हारे पास कैसे, चलो ये पौंड मुझे दो। जो सामान थे हम लोगों के यूटिलिटीज के, वो अपने अधिकार में। फॉरेस्ट कैसे तुम्हारा, निकलो फॉरेस्ट से, समझ, फॉरेस्ट एक्ट लगा दिए। अब बोले तुम सब ऐसे पौंड ले लोगे, फॉरेस्ट से हटा दोगे। जो लोग ऐसे घूमते थे वो नोमैड्स होते हैं, जो अपना ग्रेजर्स चरवाए, अपने पशुओं को चराते। नो, यू कैन नॉट रोम हियर एंड देयर, सेटल एट वन प्लेस। बेचारे अपने भेड़ बकरियों को, 500-500 बकरियों को कैसे चलाएंगे? सबका चलना रोक दिया, जंगल ले लिए, पॉन्ड्स ले लिए। तो ऐसे में सब ले लिए, अपने नए नियम लगाए। उनको एक्सपीरियंस तो था नहीं कि यहाँ 5000 साल पहले से कैसे चल रही है इकोनॉमी। जब तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं, बस तुम रूल लगाना जानते हो, तो फिर इस वजह से लगाओ, फिर कभी हम खड़े नहीं होता। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? अगला सवाल देखो। फिर भी अंग्रेजों के आने से पहले हम प्रॉस्पर रहे, और अंग्रेजों के जाने के बाद हम बेकारी हो। सही। हमारे उस समय 50% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे हो अंग्रेजों के, उसके पहले सब रिच थे। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन। तो अब तीसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इम्पैक्ट डिड द पीरियड हैव ऑन लाइव्स ऑफ द पीपल। इससे लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है। तो इनके लूटने उठने से क्या आपके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा, या फिर मस्त नाम मस्ती में आग लगे बस्ती में? So let us see
What was the impact on Indian economy? Question number 3. What was, बात नहीं करिए, what impact did this period have on lives of people? On lives of people. बोलो. हमारे पास सब ज़्यादा फैसिलिटीज रहती फैसिलिटीज थी. तो अब जरा देखो इस ड्यूरिंग दिस पीरियड, देखो ड्यूरिंग दिस पीरियड heavy taxes were imposed. कृष्णदेव राय 20% टैक्स लगाते थे, मुगल 50%, और सामंत होगा तो 70% कर ली. फ्यूडल सिस्टम समझते हो ना, उसको तो वहाँ बैलगाड़ी सोना पहुँचाना है हर महीने, इनसे नहीं लेगा तो करेगा क्या. तो heavy taxes were imposed on, इसके ऊपर imposed हो गए on people, ठीक है. Life's struggle become harder, became harder. क्यों? Harder. Though the Indian production was very much, but it was all spent in paying taxes. Money was got confined in dynasties and forts. पैसा कहाँ कन्फाइन हो गया? लोगों के हाथ में रहा. Though the production was, सर आरव पूछ रहा है इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी कैसे बढ़ती है. हाँ बोलो बोलो पूछ लो. जिसको हमारे पहले 57 थी अभी 5 ट्रिलियन से भी बढ़ती कैसे है? बढ़ती यानी टोटल पूरा हमारे जो कंट्री का वेल्थ है तो बढ़ी कहाँ? 57 तो वही ले गए. नहीं ये पूछ रहा मतलब बढ़ती कैसे है धीरे 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 इसलिए बढ़ती गई क्योंकि हमारे जो दूसरे लोग थे, बहुत सारे लोग दूसरे देशों में जाके बस गए, उनको NRI कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस. वो अगर 1 लाख कमाते हैं तो उनकी फैमिली बॉन्डिंग इतनी है कि $80,000 यहाँ भेज देते. तो हमारे पास डॉलर बढ़ जाता है और हम उन सब डॉलर को दिल्ली में जमा करके उनके परिवार को रुपया दे देते हैं. भेजेंगे तो वो डॉलर ही ना बाहर से. तो हमारे पास NRI की इतनी बड़ी GDP है, और तुमको मालूम है पूरे विश्व में 1/6 इंडियंस हैं. हर कंट्री में 20 to 30% इंडियंस हैं. और वो लोग अब कभी भी अपने परिवार को भूले नहीं. तो मोदी भी जगह जगह जाते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं कि तुम लोग भेजो, तो वो लोग पैसे भेजते हैं, उससे हम हमारे भरमा देते हैं. बात समझ में है कि नहीं? वो कभी कभी आते हैं लेकिन पैसे भेजना नहीं बोलते, चाहे वो जमीन में लेट जाएं और रोटी और ब्रेड खाएं, लेकिन यहाँ पैसे भेजने नहीं. और जबकि बाहर यूरोपियन कंट्री में कल्चर नहीं है, हर एक आदमी औसतन 5 शादियां करता है, 5 बीवियां बदलता है, और अगर उसका बच्चा 18 साल का हो गया तो उसके बाद उसको पालेगा नहीं, किक आउट कर देगा, जाओ लो अपना खाओ कमाओ. 5-5 बीवियां कितने बच्चे याद रखेगा? सही है. और 85 लड़कियों से औसतन अफेयर करता है, लड़कियां भी 85 मर्दों से अफेयर करती, लेकिन उनमें से 5 ही शादी में परिवर्तित. बाकी यूरोप की आदत. तो क्या ऐसा कोई वहाँ का आदमी होगा उसकी फैमिली बॉन्डिंग होगी जिसकी 5-5 शादियाँ होंगी? क्या वो $1 भी $1 भी भेजेगा? और यहाँ लोग अपने माँ बाप के लिए मरे जाते हैं कि हमें भेजना है, वो भूलते नहीं हैं, उनको भेजते हैं. किसी कंट्री में ऐसा नहीं है, लेकिन इन समझ में आ गई बात आपको? जबकि इंडिया में क्या है, NRI से मुझे समझ बाहर से कमाते हैं, भारत को चलिए. So though the production was large,
लेकिन क्या होगा, बट इट वॉज ऑल स्पेंड, इसमें चला जाता था, बोलो, इन पेइंग ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस में चला जाता था। और बोलो, दैट इज द मनी एंड गोल्ड गॉड कन्फाइंड, इनके पास हो गया, टू किंग्स एंड सुल्तान्स। इट वॉज नाउ नो मोर विथ कॉमन पीपल, लोगों के पास रह गया। ये देखो, इतनी बार तुम्हें समझ आ गई, फिर से देखो, दैट इज ब्राइड इन साउथ इंडिया। अगर साउथ इंडिया में देखो 10 किलो से कम सोना ही नहीं पहनती, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना पहना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में इतना जेवर नहीं पहने जाते, ये सभी दिखाए गए हैं, बहुत हैवी ज्वेलरी पहनी जाती है। इतना यहाँ तो एक ही हार मुश्किल हो जाता है, और वहाँ देखो 10 किलो कम से कम सोना दिया जाता है। अब हम वापस आते हैं हम सिविक्स की ओर। इससे नकली नहीं होता है, अगर तुम देखोगे इट इज द रिचनेस, क्योंकि जो साउथ था नकली नहीं होता है, यहाँ सब पैसे वाले लोग हैं। रिचनेस अभी क्योंकि वहाँ लुटेरे नहीं पहुँच पाए, तो लूट ही नहीं पाए। विजयनगर अंपायर और कौन था, अंग्रेज भी ज़्यादा नहीं लूट पाए, ठीक है। अब अगला देखो, दैट इज चैप्टर नंबर, आप किस पर आएंगे, चैप्टर नंबर 5 पे आइए, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र बोलते हो कि पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, कुछ लोग सिविक्स भी बोलते हैं। ऊपर वाला हटा दें, सर आ रहा हूँ सर्दी लगे अभी ठीक कर दें। सर्दी का तो इलाज है, अभी इसमें हीटर चालू है। हमारे पास सर्दी कैसे कम? ये फैन की वजह से भी तो नहीं लगी। अब नहीं लगेगी। इसको फैन की वजह से ठंड लगेगी। फैन एंड बंद करो, और फैन उल्टे कर दो तो इसकी ठंड वो ले जाएंगे वापस। ये वाला भी, हाँ ठीक है, ये हमारे पास कंबल भी है पीछे। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडिया इलेक्शन सिस्टम। देखो, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस या नागरिक शास्त्र, हम लोग नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, यानी नागरिक का जिसमें हित वो अब नहीं आ रही ना, चलो। सर इससे पूछो आरब से। दैट इज यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। आर शर्मा, फ्रेंचाइज, इसका मतलब बताओ, क्योंकि तुम ही सबसे जानकार हो। एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम, बताइए।
यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। सफरेज का क्या मतलब होता है? सफरेज का मतलब है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स। हाँ फ्रेंचाइज को सुना। ठीक है। अच्छा, सफरेज टू मैन, यूरोप में कैसा सफरेज था बताइए? सिर्फ मैन को था, वुमेन को था? So after independence, we have given voting rights to all men and women above 21 years. हमने जब हुआ, देखो, हाँ, आफ्टर, बात नहीं करो, इंडिपेंडेंस, इंडिया हैज गिवन वोटिंग राइट्स। हम कब आजाद हुए आरव शर्मा? 1947। वोटिंग राइट्स टू ऑल मेन एंड वुमेन, दोनों को दे दिए। ठीक है, अबव 21 ईयर्स। 18 एज होता है मेरे ख्याल। अब 18 हो गई है, बाद में राजीव गांधी ने बदला इस एज को। लेकिन हमारे जो पहले इलेक्शन हुए थे तो हमने उस समय किनसे वोट डलवाया? जो 21 साल है उससे ऊपर थे। 60 साल तक ऐसे ही चलता रहा, राजीव गांधी ने बदलवा के उसको कितने साल किया? 18 साल। उससे क्या फायदा हुआ? उससे ये हुआ कि जो कम एज के भी लोग हैं वो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले सकते हैं। हमने यंग वोटर्स और जो कंटेस्टेंट हैं, जो चुनाव लड़ते थे, उनकी एज कितनी कर दी? 25 साल। वोटिंग 18 इयर्स का दे सकता है, लेकिन तुमको अगर कहीं पर एमएलए बनना है, एमपी बनना है, पार्षद बनना है, सरपंच बनना है, तो तुम्हारी कम से कम कितनी साल उम्र होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। थोड़े तो मैच्योर हो। और पीएम बनने के लिए? पीएम बने 25 से ऊपर है तो आप उसी में से पीएम चुन लो अपने आप। ठीक है कि नहीं? पीएम कोई ऐसी अलग से एज नहीं है, वो उनमें से जो नेता है वो हम देख लें 21 ईयर्स। तो ये जो दोनों को वोटिंग राइट्स दिए गए हैं, that is voting rights for all men and women is called universal franchise। इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल। वोटिंग राइट्स फॉर ऑल एलिजिबल। एलिजिबल का क्या मतलब है? वोटर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। हमने ट्रांसजेंडर को भी दे रखा है वोटिंग राइट्स। जेंडर से कोई मतलब ही नहीं। इज कॉल्ड यूनिवर्सल। ये बोल बात समझ में आया? इंडिया में हिंजड़ों को भी वोट देने का अधिकार, ये बात जानते हो? वो ताली बजा के जाएंगे वहां और वोट दे के पैसा कमा के आना। इतना अच्छा देश। क्या ट्रांसजेंडर किसी कंटेस्टेंट में खड़े हो सकते हैं? वो भी हो सकते हैं। हिंजड़े नेता भी बने हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने सबको सब कुछ दे रखा। अच्छा, एलिजिबल वोटर्स कौन है? हु कैन वोट? दोज हु आर citizen of India and mentally fit and not criminals। criminal record ना they can vote। ये नहीं कि बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला वो वोट नहीं कर सकता, उसको सुप्रीम कोर्ट बैन कर देगा। सुप्रीम कोर्ट बैन कर देगा, इसे वोटिंग राइट्स ही नहीं। सही है कि नहीं? और नहीं तो सारे जेलर्स क्या होंगे? वोट देने निकलेंगे और फिर वापस ही नहीं आए, कहेंगे हम सब भी क्रिमिनल्स हैं, चलो वोट देने चलो। जेल से वोट देने जाएंगे, लौटेंगे बेचारा परेशान। जेल से वो निकल गया तब उनको वोट राइट्स मिल जाएंगे? वहीं पर ही दे देंगे। जेल से निकल गए तो फिर वो उनको फिर वो क्रिमिनल नहीं है, उनको उसकी सजा भुगतनी। तो जो क्रिमिनल्स हैं उनको वोटिंग राइट नहीं है। ये नहीं कि वो कहें हमको भी वोट देने छोड़ो। ऑनलाइन ही कर देंगे। कुछ नहीं है, तुम बस खाओ पियो, बस जो जाना तब देना। ऑल सिटीजन्स ऑफ एलिजिबल वोटर्स का क्या मतलब है? बोलो। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर मेंटली फिट, हु आर मेंटली फिट। बाहर वाला कोई वोट नहीं दे सकता। सिटीजन कौन है?
जो भारत में बॉर्न हुआ है, जिसका जन्म भारत में हुआ है, वही भारत का नागरिक है। एंड नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, कैन वोट। लेटर ऑन, अगला पेज निकालो, ये जो एज है 118 पेज में पढ़ो, ब्लू लाइन में लिखा हुआ है, लेटर ऑन, that is age of voting is reduced to, मिला कि नहीं मिला, 18 years in 1988। अभी देखो ये सारी चीजें तुम्हें ऊपर के पैराग्राफ में मिल जाएंगी जो मैंने लिखा दी है। इसका मतलब है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का क्या मतलब है, तुम्हारे वोट की ज्यादा वैल्यू है कि राष्ट्रपति के वोट की? दोनों दोनों बराबर, तुम भी उसी लाइन में लगोगे, राष्ट्रपति भी लगेगा। वन वोट, वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू। ये नहीं कि उसका वोट तुम्हारे, उसका वोट 10 इनके हर्षित के वोट के बराबर। इन्होंने बेटर अंडरस्टैंड किया, ऊपर से इन्होंने पढ़ लिया होगा, ऊपर लिखा है ये यूनिवर्सल, ये सब देख देख के बताते हैं यूनिवर्सल। और शर्मा ने भी ये बात अब देखो कही, मैंने तो बहुत काटा। बहुत अच्छा। अगर आरव ना होता तो कैसे हम लोग पढ़ पाते ये सब। यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज मींस वन पर्सन। हाँ बोलो। सर अगर किसी का बॉन्ड किसी और कंट्री में हुआ है तो वो इंडिया का ही है तो क्या वो बोल इंडिया में ऐसा हो सकता है उसने मैरिज की हो, और मैरिज करने के बाद फिर वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए, इंडियन से मैरिज, इंडियन सिटीजन है बट वो बॉन्ड कहीं और होता है। मतलब उसके मम्मी पापा इंडिया के लेकिन वो बॉर्न अमेरिका में हुआ। बॉर्न अमेरिका में हो तो उसको डुअल सिटीजनशिप मिल सकती है, उसको अमेरिका की भी मिल जाएगी, यहाँ की भी मिल जाएगी। बॉर्न का हर जगह होता है, तुम कहीं और जन्म हो गए तो वहाँ की सिटीजनशिप तुम्हारी हो गई, फिर तुम आ गए। बिना वीजा भी जा सकते हैं। बिना वीजा भी जा सकते हैं। सिटीजन वहाँ कब बन जाएगा, वीजा बनने में कितनी देर लगेगी, पासपोर्ट बनेगा सिटीजन बनने के बाद, फिर वीजा। वीजा तो किसी देश के लिए होता है कि तुम 15 दिन जाओगे, 20 दिन। बात नहीं करो, समझो चीजों को। मालूम, मुझे मालूम है, तुम्हें सब मालूम है, तुम उधर क्यों नहीं बैठते? ऐसे लिखते हो क्लास 5वीं की तरह एक एक लाइन छोड़ छोड़ के। बचपना कब तक रखोगे? दूसरों का ये सब कैरियर है, इनका खराब हो रहा है। चलो, व्हाट डज इट मीन बाय यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी? मतलब इसमें जो मैन और वुमेन, बोलो, तुम बोलो। सर जो उसके अंदर मतलब आप बताइए। सर यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज मतलब कि हमें गवर्नमेंट से राइट मिले हैं कुछ लोगों को। वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू। ध्यान से सुनो, आरव जी बोल रहा है। वन मीन्स वन पर्सन, या बुक से देख के बोलो, वन वोट। मिला कि नहीं मिला? वन वैल्यू। बोलो, बात समझ में आ गई? सबसे ऊपर लिखा पहली हेडिंग, वन पर्सन, वन वोट एंड वन वैल्यू। किसी को ज्यादा नहीं हो सकता है। अब अगला देखो, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्टिट्यूएंसी? कंस्टिट्यूएंसी, शिवांश बुक देख के कंस्टिट्यूएंसी की डेफिनेशन बताओ। ठीक है, दैट इज ड्यूरिंग एरिया है जो मतलब area whose voters elect a representative to a legislative body. सही है, एक ऐसा एरिया जहां से वहां के वोटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को, चाहे वो पार्षद बना दें। अच्छा, पूरे जोधपुर से चुनेंगे तो कहाँ भेजेंगे? पूरे जोधपुर, अगर पूरा जोधपुर एक कंस्टिट्यूएंसी है तो उसको कहाँ भेजेंगे? भाई तुम ये देखो, ये है इंडिया, तो इंडिया में ये है राजस्थान। ये क्या है? राजस्थान में यहाँ पे क्या है? जोधपुर।
अगर पूरा जोधपुर क्या कंस्टिट्यूएंसी हो सकता है? बोलो। जोधपुर एक कंस्टिट्यूएंसी, इफ ऑल सिटीजन्स ऑफ जोधपुर इलेक्ट समबडी, तो वो और जीत जाए वो चुनाव, उसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाए, तो वो उस पर्ची को लेके इलेक्शन कमीशन बोलेगा आ रहा हो, तुम जोधपुर से जीते हो, तुमको सबसे ज्यादा 2,65,000 वोट मिले, लीजिए यार, साइन करके दे देगा इलेक्शन अफसर। फिर ये उस चिट्ठी को लेके कहाँ जाएंगे? बोलो। पार्लियामेंट, लोकसभा ही जाएंगे। पार्लियामेंट में लोकसभा है और वहाँ दिखाएंगे ये देखो मुझे इलेक्शन कमीशन ने साइन करके ठप्पा लगा के दिया, मैं जीत के आया हूँ जोधपुर से। संसद में बैठेंगे, दिल्ली कहाँ चले गए आप? नए कपड़े पहन के, वहां पर वो देखेगा हाँ आप तो जीत गए, कल से आइए आप, पहचान गए हम आपको, अब डेली आप आ सकते, चिट्ठी पे एक बार दिखाने पर, सही है। अब वहां बैठ गए तो वहां की कैंटीन में 15 पैसे का समोसा, 15 पैसे का समोसा, सोचो कितना फायदा। 10 पैसे की चाय पिए, कितना, 1 रुपये में कितनी चाय पी लेंगे? समझ में आ गया कि नहीं? तो जोधपुर क्या कंस्टिट्यूएंसी हो सकती है? व्हाट इज कंस्टिट्यूएंसी? एन एरिया हुज वोटर इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड कंस्टिट्यूएंसी। एन एरिया हुज वोटर इलेक्ट a representative, ठीक है, elect a representative is called, किसके लिए बोलो? for legislature। legislature का क्या मतलब होता है? जो लॉ बनाते हैं। हाँ, लॉ मेकर, लॉ मेकर इज कॉल्ड कंस्टिट्यूएंसी। तो वहां वो बैठ के क्या करेंगे यार? बोलो, या हर्षित क्या करेंगे? मान लो हर्षित पहुंच गया तो वो चिट्ठी दिखाएंगे। यस, वो वहां बोलेंगे सर जोधपुर के लिए ट्रेन, बार बार खड़े होकर बोलेंगे हाँ मिलेगी मिलेगी बैठो बैठो। और जो यहाँ से चुन के गया है सूरत से, वो क्या बोलेगा? क्योंकि पूरा गुजरात है, ये क्या है? और गुजरात में सूरत, वो बोलेगा सूरत के लिए हवाई जहाज, हाँ मिलेगा बैठो। भारत में 547 कंस्टिट्यूएंसी, कितनी कंस्टिट्यूएंसी? 547 कंस्टिट्यूएंसीज किसके लिए हैं? बोलो। फॉर लोकसभा। बुक में तो 543 लिखा है। 543 थी और 2 ब्रिटिशर्स बैठते थे, नेहरू करके गए थे, अब मोदी ने बंद करवाया। फिर भी ब्रिटिशर्स बोला निकल जाए यहाँ से तुम लोग, चलो बात सही है। अभी देख लेते हैं 543, अगर 541 नहीं होंगी तो 2 अभी भगाए गए। हाउ मेनी कंस्टिट्यूएंसीज फॉर लोकसभा देयर इन इंडिया? जैसा वो लिख देंगे 2 अभी बढ़ी हैं। There are currently 543 parliamentary constituencies in India for the Lok Sabha. अब तुम समझो 543 कंस्टिट्यूएंसीज कहाँ के लिए हैं? इसका मतलब क्या हुआ? भारत में कितने शहर हैं? 543। हर शहर से एक व्यक्ति जाएगा। जोधपुर क्या है? क्या एक शहर है? दिस इम्प्लाइज 543 सिटीज हैं इन इंडिया। कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा शहर भी हो सकता है, 2 लाख लोगों से मिलकर एक शहर बनता है। और जो दिल्ली है उसकी जनसंख्या ही 30 करोड़ है, मतलब 3 करोड़। कितनी है? अब कहाँ जोधपुर में 2 लाख, अब कहाँ 3 करोड़। तो दिल्ली को 10 जोन में बांटा। क्या 2 करोड़ में भी एक ही सांसद होगा? नहीं ना। और 2 लाख में भी ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि 1 वोट 1 पर्सन और इक्वल वैल्यू। तो उसी तरीके से जो सांसद है उसकी भी तो वही वैल्यू होनी चाहिए। नहीं तो दिल्ली का कहेगा मुझे तो 3 करोड़ ने जिता के भेजा, तुम 2 लाख से जीते, तो फिर उनमें भी इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी आएगी। तो ये जो जीत के जाएंगे, कोई बोलेगा सूरत के लिए ट्रेन, वो कहेगा जोधपुर के लिए ट्रेन, वो वहीं खड़े होकर बीच बीच में बोलते रहेंगे। अभी में फिर 15 पैसे समोसा खाएंगे, ये करेंगे। ये दे विल सिट
वो कहाँ जा सकते हैं? अब तुम ये देखो, ये क्या है बोलो? राजस्थान। राजस्थान में ये क्या है? जोधपुर। बहुत अच्छा, जोधपुर। और ये क्या है? जयपुर। जयपुर। जोधपुर को अगर फिर से 8 हिस्सों में बांट दो, कितने हिस्सों में बांट दो? और भी ज्यादा भी बांटे जा सकते हैं, मैंने इसे बांट दिया। जैसे ऐसा मानो सरदारपुरा, जोधपुर की एक कंस्टिट्यूएंसी क्या है? सरदारपुरा। तो ये इन सब से पूरे राजस्थान में भी, जयपुर में भी तो बहुत सारी होंगी, एक ही तो होंगी, बहुत सारी। अगर तुम सारी कंस्टिट्यूएंसीज गिन लो तो पूरे राजस्थान में 200 कंस्टिट्यूएंसी, और वो सब सरदारपुरा से कौन जीतता है? अशोक गहलोत। सरदारपुरा कभी गए हो कपड़ा पड़ा लेने? यही तो बगाली में तो है, बहुत अच्छी मार्केट है जोधपुर, है ना? सरदारपुरा तो जो यहाँ रहता है जरूर ही जाता है, बहुत पॉश एरिया, खूब अमीर एरिया। तो सरदारपुरा से कौन जीता बोलो? यहाँ पे जोधपुर में सरदारपुरा देख रहे हो? सरदारपुरा से अशोक गहलोत जीते। और पूरे राजस्थान में अब एमएलए कंस्टिट्यूएंसीज हैं, एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी होती है, एक विधानसभा। तो अगर मान लो 200 लोग पूरे राजस्थान में जीते, और भी हैं, जैसलमेर भी है, ऐसा थोड़ी है कि एक ही 2 शहर हैं, बीकानेर भी है। तो ये क्या है बोलो? जैसलमेर। और ये क्या है? बीकानेर, अजमेर। ऐसे कितनी बात समझ आ गई? लिखो, इंडिया हैज 543 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी। कितनी है? लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, लोकसभा। 1 सिटी हैज 1 कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है? 1 representative is elected by 2 लाख वोटर्स। एवरेज सिटी की पॉपुलेशन कितनी होती है? 2 लाख होती है। सो दीज सिट इन लोकसभा इन न्यू दिल्ली। ये कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में। दीज आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहते हैं दिव्या? यस, कंस्टिट्यूएंसीज आर देयर रिप्रेजेंटेटिव हु वन फ्रॉम दीज कंस्टिट्यूएंसीज। उसे क्या कहा जाएगा बोलो? फ्रॉम दीज कंस्टिट्यूएंसी। यादव रॉय जो इनसे जीतेगा इस कॉल एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहलाएगा? इस कॉल्ड एमपी। एमपी का क्या मतलब है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिंदी में उसे क्या कहोगे बोलो? हिंदी में उसे क्या कहो? कभी तुमने सांसद का घर देखा है कि नहीं देखा? इसने वो ये देखा। ये पीपी चौधरी का घर देख के आ गया, वहीं सामने स्टैंड मशीन लिए बैठा रहता, केवी 1 स्कूल के बगल में, पाली का सांसद दिखा है ना पीपी चौधरी के घर जाके, सांसद ऑफ पार्टी। और नहीं तो जाके देख लेना, वहीं पर एक मशीन गन की आदमी बैठा रहता, वो दिल्ली जाता है। और नहीं तो देख लो, समझ में आई? पीपी चौधरी वो पिछले 20 साल से जीत रहा है पाली से, यहीं बगल में 2 घंटे के रास्ते पे पाली। समझ में आ गया? हाई कोर्ट के बाद पाली शुरू हो जाता है। यहाँ सब जगह जितनी सब्जी मंडी लिखा है, यहाँ पाली की हरी सब्जियाँ भी, पाली से सब्जियाँ। सही है? तो मतलब तुम ये समझ लो, ये अरावली पर्वत है। क्या है? अरावली। और अरावली के इधर जोधपुर, और उधर क्या है? इधर क्या बोलो? पाली। जब काले काले मेघा आते हैं तो वो अरावली से टकरा जाएंगे, और बारिश कहाँ करेंगे बोलो? और जोधपुर रेन शेडो एरिया, यहाँ बारिश ही नहीं होती, 7-8 बारिश होगी देख पूरे रेंज से। अब पाली में 40 बारिश, तो सब्जी बोलो कहाँ की अच्छी होगी? ये वृष्टि छाया क्षेत्र है,
यहाँ पे रेन नहीं आती। अरावली के इधर हैं, समझ में आ गई बात। तो पाली का जो सांसद है उसका अभी हमने क्या नाम बताया, पीपी चौधरी। उसका चेहरा देखो, और वो KV1 के बगल उसका घर है। देखा किसी ने? ध्यान दिया करो, वहां लिखा है सांसद ऑफ पाली। समझ में आया? आप देख लो कौन है। और कहो तो घर दिखा दे, तुम्हें दिखाएगा घर तो दिख जाएगा। अब इसमें नेट पे पता नहीं घर दिखाए कि नहीं दिखाए, लेकिन आदमी का चेहरा तो दिखा। पीपी चौधरी सांसद ऑफ पाली। सब लोग मिलने आते हैं। जरा PP Chaudhary is the current. ये है, इनका घर है। अब कहाँ पे घर है बोलो? KV1 के ठीक बगल में। ये बीजेपी के हैं। तो पूरा नाम क्या है? पूरा नाम पूरा जो होगा ठीक है, प्रेम प्रकाश चौधरी। पीपी चौधरी सांसद ऑफ पाली। होम व्यू देख लो, अगर दिखाएगा तो याद आ जाएगा, नहीं जरूरी नहीं कि दिखाए। ये है इनका घर, ये वाला है। ये तुमने बिल्डिंग में देखा पीपी चौधरी लिखा, ध्यान ही नहीं गया तुम्हारे घर। यही है, KV1 के बगल में लिखा है। और अगर बिल्डिंग दिखाएगा तो दिखा देगा होम व्यू में, बस वही एक ही बिल्डिंग दिखा रहा है, गेट। समझ में आया कि नहीं? तो यही है। तुम्हें याद आया, किसी को आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई बात नहीं। होम व्यू समझ में आ गया कि नहीं? जाके देख लेना, बाहर लिखा है पीपी चौधरी। जो पहला तुमको दिखाया है वही है। होम व्यू ज्यादा हमें लेना देना नहीं। सर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे? हैं? इंग्लिश क्या इंग्लिश कब पढ़ेंगे? इसके बाद इंग्लिश होगी, आने के बाद हो पाएगी। अब ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ये सिविक्स में तो बहुत कुछ जानना है इससे। तो तुम्हें ये पता चल गया कि जो 553 मेंबर्स हैं वो चुन के कहाँ जाएंगे बोलो? दे विल गो टू पार्लियामेंट। क्या तुमने पिछली पार्लियामेंट देखी है ऐसी जो बनी थी? कोई दिल्ली गया होगा तो ही देखी होगी। देखिए ऐसे बनी सर, अभी तो ट्रायंगल शेप में। अब ट्रायंगल शेप है, ये देखो ऐसे बनी। सही है, अभी दिखा देंगे। ये देखो सर ट्रायंगल बने के बीच में जस्ट उसके सामने ये बनी है। पहले ट्रायंगल फिर उसके कम 6 जैसे दिए बने। ये देखो, बात नहीं करो, बात से समझ में नहीं आएगा। इसके जो हमारा पार्लियामेंट है वो मोनो कैमरल है कि बाई कैमरल? बहुत अच्छा। आयुष राय को किसका मतलब नॉलेज है, कोई होगा इनका पीपी चौधरी, इसने तुरंत बता दिया बाई कैमरल है। इसका मतलब है कि द्विसदनीय है। बाई कैमरल का क्या मतलब है, अभी बुक में दिखा देंगे। यानी अवर पार्लियामेंट में 2 सदन है, 2 हाउसेज हैं, वन इज राज्यसभा एंड अदर इज। सो हमारा जो पार्लियामेंट है वो कैसा है बोलो आयुष राय? देखा, अभी बताया था फिर भूल गया। ये बताते ही भूल जाता है, इसकी एक खासियत है। ये इतना टैलेंटेड है, दोबारा नहीं बताया, एक बार बता दिया भूल गया। हाँ, कैसा है महावीर? ये बताएगा नहीं चाहिए, ये खजाने का नक्शा लेके बैठा। हाँ आप बोलो। मुझे ये देखना है कि लर्निंग इज लिसनिंग। कौन सुन पा रहा? जो सुन पाएगा वही तो मेमोराइज कर पाएगा। सुन ही नहीं पाया, अभी भी हवा में वाइब्रेशन है जो मैंने बोला, उसको भी पकड़ के बोल सकते हो। कैसा है आप बोलो। हाँ, आप चाहे मैं 10 बार टेस्टिंग करा दूंगा आपकी, अभी मैं फिर बोलूंगा, फिर पूछूंगा तुमसे। जो सुनेगा ही नहीं, उसको याद है डोसे में टॉपिंग लगा के खाऊंगा बटर, उसको डोसा याद आ रहा। तो जब ऐसा याद आएगा तो उसको क्या लेना देना पढ़ाई से। और पढ़ाई जिसके लिए जीने मरने का प्रश्न बन जाए कि नहीं मुझे नौकरी पानी, उसके पापा कपड़े की दुकान है सरदारपुरा में, वो चलाएगा, पढ़ाई तो ऐसे टाइम पास निकल रहा है दोस्ती के लिए, उसको क्या लेना देना बाई कैमरा में। उसको डोसा याद आएगा, टॉपिंग्स याद आएगा। अब वो बोलो कि डोसे में इलायची, सर और क्या पड़ा है? इलायची देखना कितने ध्यान से, उसके चेहरे की चमक ही अलग होती है। डोसे में पनीर, पनीर वाली चाय सर, चाय में पनीर, पानी में पनीर, पनीर वाला पानी पीता है वो। क्यों उसको कैमरन से क्या लेना देना?
ये चीज होती है। और जो सर वो दूसरा वाला आपने क्या बोला था? our parliament is bicameral. It has two houses. लोकसभा राज्यसभा। सही है, लोकसभा एंड राज्यसभा। देखो इस चीज को, our parliament has two houses. कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। एंड राज्य सभा। सो इट इज कॉल्ड, महावीर इसे क्या कहेंगे बोलो? बाइकैमरल। इसका मतलब यहाँ पे कौन बैठेगा? इधर यहाँ पे एक आदमी बैठेगा, उसका काम है। इसके पीछे भी, इधर भी एक आदमी बैठेगा, उसका क्या काम रहेगा? ये लोकसभा, ये राज्यसभा, और इसके दोनों तरफ सीटें पड़ी होंगी। लोकसभा में कितनी सीटें पड़ी होंगी? 200। ये हर चीज जानता है। देखो, और वो उधर से देख के बोल दे रहा है आरव शर्मा, उसको डोसे से कुछ लेना देना नहीं, पढ़ाई के प्रति कितना वो कमिटेड है। उसने तुरंत देखा, उसका हाफ करके बोला आधे मेरे। चालाक है तो बोलता है। ये सब कहाँ जाके बैठेंगे? वो यहाँ से देख लिया होगा, इतने जाके लोकसभा में बैठते हैं। सही है, बोला 200 तुम्हारे, 343 मेरे। द्वारा कर रहा है। अरे सब बैठेंगे जाके, जो चिट्ठी दिखाएगा। ऐसा थोड़ी सबको 15 पैसे का समोसा खाना। तो इट इज बाइकैमरल। बाइकैमरल का क्या मतलब है? द्विसदनी। अच्छा, ये क्या है बोलो? लोकसभा। और इधर कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा। राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है? अपर हाउस। और लोकसभा का क्या मतलब है? अपर हाउस। इट इज कॉल्ड लोअर हाउस। ये लोग कैसे चुने जाते हैं? इलेक्शन से, जनरल इलेक्शन। पूरे देश में चुनाव होते हैं। और ये लोग कैसे चुने जाते हैं? सिलेक्शन से। ये लोग कैसे होते हैं? लेन है। ये कैसे होते हैं? लॉरेट। ये अनाड़ी, ये खिलाड़ी। मतलब यहाँ वो भी पहुंच सकता है, तेज प्रताप यादव तीसरी पास या 5वीं पास, जो उसका भाई है, जो मतलब बिहार में है ना, वो राष्ट्रीय जनता दल का, वो भी पहुंच सकता है। या मुलायम सिंह जैसे अनपढ़ लोग भी पहुंच सकते हैं, लालू जैसे। यहाँ अनाड़ी भी पहुंच सकते हैं। हाँ, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मिल गया तो पहुंच गए। लेकिन यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग, सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में काम किया है, मतलब ऐसे रेखा अपने अपने फील्ड में, या बहुत बड़े बड़े विद्वान पहुँच, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? अपर हाउस। ये राज्यों से चुन के आए, अलग अलग राज्यों के अपना कोटा सिस्टम। जैसे राजस्थान के पास 200 सीट हैं, तो 200 सीट के हिसाब से इसके 20 आए। और टोटल कितने हैं राज्यसभा में? 240 थी। इसके अभी अभी बताया आरव शर्मा ने कि 543 बताया कि नहीं आपके सामने? राज्यसभा में कितने बैठे? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा? Current strength at 245. The Rajya Sabha currently has 245 members. 233 are elected, while 12 are nominated by the President for their contributions. The maximum allowed capacity is 250 members. You can find detailed information on the Rajya Sabha website. 245 members. देखो, अभी हम लोगों का POK हमारे अंडर में नहीं है। जब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आ जाएगा तो 250 है, 5 सीट खाली रखें। सही है? अच्छा, इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि ये राज्यों से आएंगे, ये अपर हाउस, और ये कौन सा है? लोअर हाउस। अच्छा, अब जरा देखो, MP किसे कह रहे हो? इनको कह रहे हो कि इनको? इसने कहा जो पार्लियामेंट में बैठे हुए MP, हर चीज तुम इससे मिले। ये नेतागिरी में बहुत है, ये प्रैक्टिकल बातें सोच लेता है।
इसने कहा जो पार्लियामेंट में बैठे, ये पूरी पार्लियामेंट है, और जो पार्लियामेंट में बैठे, जो संसद में बैठे वो सांसद है। कितना प्रैक्टिकल माइंड है इसका, बड़ी बात है। इसने ये नहीं कहा कि लोकसभा वाला ही एमपी है। Whoever sits in parliament, that is called, सही है। और ये पूरी पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट दिखा दे कि देखी हुई है, देखी हुई ना दिल्ली की पार्लियामेंट। चलो, कई बार तो किसी नोट में भी छपी होती है पार्लियामेंट, 10 के नोट में पहले छपी होती है। अब आगे की बात करें, स्टार्ट नहीं होगा आज, बस समझते जाओ। समझ में आई? बस आप सुनते जाओ आर शर्मा क्या बोल रहा है, ज्यादा नहीं करना। दोज हु आर, ठीक है, सिटिंग या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर कॉल्ड एमपी। दोज हु आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर कॉल्ड एमपी। ठीक है, एमपी में भी ऑफ राज्यसभा और लोकसभा, दोनों का अलग अलग इलेक्शन प्रोसेस है, धीरे धीरे समझें। एमपी बोलो, एमपीज में भी ऑफ लोकसभा, या फिर कहां का हो सकता है, और अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे आरों ने भी किया है कि 543 हैं, उससे 2 से डिवाइड कर दे इसमें खर्च, तो 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा बोलो? 2 आएगा, 2 7 जा 14, फिर 2 3 बचा, तो एक तो 271.5, कितना इसका आधा हुआ। अगर तुमको एक को 272 सीट मिल गई और एक को 271 मिल गई, मान लो बीजेपी को 272 मिल गई, अब कांग्रेस को कितनी मिली? 271। तो बोलो कौन जीता हुआ माना जाएगा? हु इज द मेजॉरिटी? और अगर बीजेपी जीत के आ गई, ये बीजेपी है, तुम लोग कम हो तो कांग्रेस। इन्होंने कहा कि हमारा नेता कैसा हो, हर्षित जैसा हो। तो हर्षित कहेगा कि तुम लोगों ने मुझे नेता चुना, थैंक यू थैंक यू। इनकी मीटिंग होगी, इलेक्शन हो गए। सो लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय जनरल इलेक्शंस। किससे चुने जाते हैं? जो कि हमारे देश में कितने साल बाद होते हैं? 5 साल बाद। 2025 में हुए थे, अब 29 में हुए, 25 में हुए थे, और मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन लिए। मोदी हो या हर्षित भी चुने जा सकते हैं। दैट इज, समझ में आया? लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय, महावीर, लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय विच इलेक्शन? देखो डोसे के टॉपिंग का सोचा है, वो पनीर का पानी सोचा है, पनीर का पानी पिएंगे और हेल्दी बनेंगे, उसके आगे सोच ही नहीं रहा है। तो ये मुझे बताओ कि जो लोकसभा मेंबर्स हैं वो किससे चुने जाते हैं? कौन से इलेक्शन से? लो, ये इनका फोकस पढ़ाई पे, इनके लिए पढ़ाई मरने जीने का प्रश्न बन गई है। अब देखो दूसरी बार अभी हमने वेरीफाई करा दिया, अभी तीसरी बार उसे सुनना ही नहीं है, उसका ध्यान डोसे पर है, उसका क्या लेना देना लोकसभा। कहेगा ये लोजसभा है, बेकार सभा, जबरदस्ती भेजा गया, धक्का मार के आके बैठ गया, उसे क्या लेना देना। ये अप्रोच होती है कि मुझे पढ़ना है, मुझे IAS बनना है, सब पे सुपरसीड करना है। वो सोचेगा हमको तो जाके जमीन में बैठ जाए, चलाने होंगे, वो बैठ जाएगा ना। तुम्हारा अप्रोच कैसा है, तुम्हारा आखिर में इंटेंशन कैसा है, ये चीज़ ज़्यादा मैं सही है। अगर तुम्हें सोचा है कि नहीं हमें बड़ा बनना है, सबको बीट करना है। अभी तीसरा प्रश्न पूछेंगे। चलो, लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय, ये भी 200 चक्कर पड़ गया। सुना देंगे, कितनी बार पूछवाना चाहते हो? आम चुनाव, आम तो खाते हो गए कि आम नहीं आ रहा आजकल। आम चुनाव, ठीक है, आम चुनाव, इट इज जनरल इलेक्शन, ठीक है। देखो
लोकसभा members are elected by elections are जो members are elected by जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शंस भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, लोकसभा इलेक्शन। दूसरा नाम क्या है, लोकसभा इलेक्शंस। या तीसरा क्या कहते हैं, आम चुनाव ही बोलना, अमरूद चुनाव ना बोल दे। ये पता चला अमरूद मुझे ज्यादा पसंद है, सही है। विच आर हेल्ड महावीर एवरी आफ्टर 5 years. 5 years. ये पहले विच आर हेल्ड every after 5 years. The party who gets the magic number. Magic number कितना है, 272. 272 मैजिक है। जिसने ये पा लिया उसके पास तो शासन आ गया। 4 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ का बजट है। अगर 3 लाख करोड़ मेरे जेब के अंदर करो, 2 लाख करोड़ में काम करो, फिर वो हेर फेर भी कर लेगा। क्योंकि जो लोकसभा में सारे फाइनेंशियल बिल पास होते हैं, हम लोगों का सारा टैक्स लोकसभा के पे जाता है, ये उसका निर्णय करते हैं। राज्यसभा वाले तो बस और इधर उधर के नियम बनाते हैं, लेजिस्लेशन, लेकिन फाइनेंस राज्यसभा नहीं संभालती। फाइनेंस कौन देखता है, पैसा, तो सब पैसा हर चीज के पास है। अब ये कैसे किसको बांटेगा, कहेगा आराध्या तुमको कपड़ा मंत्रालय, तुमको कोयला मंत्रालय, जाओ आरो मौज करो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, आप फॉरेनर लग रहे हो, फॉरेन मिनिस्ट्री, इनको जाओ फूड मिनिस्ट्री, खाओ पानी, फूड मिनिस्ट्री दे दी महावीर को। महावीर फोगाट बनो, ये फोगाट बन जाए, सबको ये दे देगा। और फूड मिनिस्ट्री में भी 2 लाख करोड़, वो 1 लाख करोड़ जेब में डालेगा, 1 लाख करोड़ में फूड मिनिस्ट्री, अमीर बन जाए। तो द मैजिक नंबर क्या है, आयुष रॉय, द पार्टी हु गेट्स 272 और मोर सीट्स इन लोकसभा विन्स द इलेक्शन। नाउ उस पार्टी के मेंबर लोकसभा के एक कमरे में जाके बैठेंगे और वहां पे क्या करेंगे, अपने नेता का चुनाव करेंगे। क्योंकि अब उनका जो नेता होगा वो क्या बनेगा, पीएम। तो मान लो अगर बीजेपी 3 बार से 272 से ऊपर जा रही है, एक बार 313 भी आ गई, इतने सीट जीतेगी। एक बार राजीव गांधी 425 जीत गए, तो उन्होंने सब बदल डाला। उन्होंने कहा 21 से अब हम 18 करेंगे, ये करेंगे, पंचायती राज करेंगे, जो मर्जी करते भाई, जिसके जितने मेंबर होंगे सब नियम बदल डालेगा। समझ आई बात कि नहीं। एवरी आफ्टर 5 सालों में लोकसभा चुनाव होते हैं। और बोलो लोकसभा चुनाव क्या थ्रू आउट कंट्री होते हैं कि किसी किसी राज्य में होते हैं, ये तुरंत बता दिए कि सर 543 कंस्टिट्यूएंसी में। ये टैलेंट क्या कोई एक राज्य का आदमी प्रधानमंत्री चुने, ये कॉमन सेंस है। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ तुमको। 543 पूरे देश में होंगे, हर जिले में, तभी तो 543 मेंबर्स वहां पहुंचेंगे। चलो 543 कंस्टिट्यूएंसी, हर्षित की बात समझो। ये क्यों कह रहे हैं सर किसी किसी राज्य में नहीं होते, क्यों बोला है, इनको मालूम, या पीपी चौधरी का घर देख लिया। 543 constituencies in India's map. चेक करो, ध्यान दो, ध्यान से समझना। ये जो बोल रहे हैं ये वो अलग अलग शहर हैं, ठीक है। 543 कंस्टिट्यूएंसी देखो, और कंस्टिट्यूएंसी का नंबर भी दिया है, कितनी छोटी छोटी है, एक एक राज्य में कितनी छोटी छोटी। इसी में कहीं जोधपुर होगा, दिख रहा है तुमको, बहुत छोटा सा होगा, व्हाइट लाइन दिख रही है कि नहीं, ये और बड़ा करके दिखाएं, ये देखो, तो विजिट कर लो। जोधपुर सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी है, एक शहर एक कंस्टिट्यूएंसी, सही है। अब जरा देखो क्या कुछ बड़ा बना, अब दिखा कुछ, अब इसी में कहीं एक जोधपुर होगा, ये बीच में ये होगा एक कंस्टिट्यूएंसी।
क्या सब जगह हर्षित एक साथ इलेक्शन होंगे, आम चुनाव, ये जनरल इलेक्शन, कि एक एक राज्य में सर एक हर जगह मतलब एक ही होगा। एक साथ होंगे? हाँ, देश बहुत बड़ा है तो अलग अलग फेज में होंगे, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, एक जगह 13 में, एक जगह 20 में, क्योंकि पुलिस वही पुलिस तो है, तो पुलिस को इधर उधर भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा वहां भी, होंगे एक साथ, लेकिन इसको होने में 1 महीना लग जाएगा। वो बात समझ में आ गई? और जिसको 272 से ज्यादा सीट मिली वो क्या कहेगा? तुम पहले बोल दे रहे हो, 2 बार उसकी बारी में पहले बोल रहे वो इलेक्शन जीत जाएगा। हो। वो आम चुनाव जीत जाएगा और फिर उसका लीडर क्या बनेगा? पीएम। अब देखो, तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? मेरा कहने का मतलब है ये सारे बीजेपी के लीडर हैं। और इन्होंने बोला हमारा नेता कैसा हो, गोरे हर्षित जैसा, हम गोरों का अच्छा। आयुष को नहीं चुना इन्होंने, गोरे को चुना, जबकि वो असली इंडियन वो लग रहा है, इसको चुन दिया। अब हर्षित क्या करेगा? सबसे साइन लेगा, सबसे साइन लेगा, आयुष जी के चैनल बनने वाला ये था, काबिल ये ज्यादा बन गया ये। तो सबसे साइन लेने के बाद वो द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचा, राष्ट्रपति। मैम ये देखिए, मैं 300 लोगों के साइन लेके आया। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू के पास 12 IAS अफसर गए इनके सपोर्ट के लिए, राष्ट्रपति हैं भाई, ठीक है। ये लुटियन जोन्स में राष्ट्रपति भवन में बैठती हैं, जहाँ 1000 कमरे हैं, 1000 कमरों के भवन में बैठती हैं, और 3000 वहाँ सैन इनके सेवादार, ठीक है। एक भी बाल यहाँ से वहाँ हुआ तो बाल ठीक करनी ये हालत है। ये पहुंच गए हर्षित, यानी मोदी पहुंच गए कि मेरे 313 के साइन। कहेंगी मिस्टर IAS वो सचिव है। सचिव का मतलब क्या होता है? सेक्रेटेरिएट। चेक करो ये सब साइन सही है कि कुछ फर्जी भी हैं। मैम ये सब सही लग रहे हैं एक्चुअल में। ओके, कांग्रेस हर्षित। अब आपको ओथ लेनी पड़ी। आप यस, यू जेन्युइनली हैव सपोर्ट ऑफ योर मेंबर्स, यू आर एक्चुअल लीडर ऑफ यू विनिंग पार्टी। तुम क्या हो? एक्चुअल लीडर। इनको बोलेंगे परसों ओथ लेने आ जा। और कहाँ ओथ होगी? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली स्टेडियम में हो। अब ओथ तो बहुत बड़ी चीज़ है। वहाँ फिर मोदी या हर्षित, अगले हर्षित ही हैं, वो बुलाएंगे, ठीक है, सबको बुलाएंगे, बड़े बड़े नेताओं को, यहाँ तक कि 7 देशों के प्रधानमंत्री को बुला लिया था। इतनी बड़ी सभा, प्रधानमंत्री आ गए 7 देशों के आसपास के सब। बहुत पॉम्प एंड शो, बाजे गाजे के साथ होती है कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के संविधान की शपथ लेता हूँ कि मैं पूरी सत्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का संवहन करूँगा। मैं बड़े या छोटे के साथ कोई भेदभाव नहीं करूँगा और भारत की सच्ची सेवा करूँगा। जो गुप्त रखने योग्य बात होगी उसे गुप्त रखूँगा और सार्वजनिक नहीं करूँगा। कांग्रेस हर्षित, यू वन द यू आर नाउ PM। फिर बुलाएंगे, ओके नाउ कम दिव्या टेक फाइनेंस मिनिस्ट्री। मैं दिव्या अधिकारी शपथ लेती हूँ कि मैं गृह मंत्रालय को पूरा, समझ आई बात की नहीं? ऐसा हो जाए। इनके मिनिस्टर भी शपथ ले लेंगे, तो वो जो मिनिस्टर हो जाएगा उसको कैबिनेट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे वो लोग? समझ में आ गई? और वो फिर सब लोकसभा में बैठेंगे। अब लोकसभा देखो कैसी होती है। जो ग्रीन कलर की होगी वो लोकसभा है, और रेड पूरी रेड दिखेगी वो कैसी होगी? तो जरा इंडियन लोकसभा देखो, पुरानी भी देखो, नई भी देखो, ठीक है। वहां का कलर कैसा है बोलो? ये देखो, लोकसभा व्यू। तो लोकसभा की जितनी है ये सब हरा हरा, सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। क्या तुमको जमीन की कारपेट भी हरी हरी दिख रही है? ये देखो, मतलब अब मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ ये लोकसभा व्यू। ये जो अपनी नई संसद है ना, इसकी लोकसभा है। जनरली सर लाइट का रिफ्लेक्शन है। वो सब अभी ठीक है। ये मोड़ता क्यों? ऑटो रेटेड ये तो ये सब कहाँ जानती हो? इतना जान। ये देखो लोकसभा की सब सीट और जमीन कैसी है? ग्रीन। समझ आ गई? ये नई संसद का चित्र है।
और यहाँ बीच में कौन बैठा है बोलो? इधर स्पीकर ओम प्रसाद बिरला, बीकानेर के ही हैं, अभी आए थे जोधपुरी में, मिलने गई थी। स्पीकर यही राजस्थान के हैं स्पीकर। अगर मान लो ये लोकसभा में, अब मान लीजिए वहां पे बहस हो रही है, तो स्पीकर को चुना कैसे जाता है? स्पीकर इन्हीं में से जो विनिंग पार्टी है वो कहेगी शिवांश तुम में काबिलियत है, तुम किसी को चुप करा सकते हो, किसी को बोलने दे सकते हो, तुम इन सब के हेड हो। पूरे 543 जो जीते हैं और जो नहीं जीते, वास्तव में ये भी जीते हैं लेकिन क्या ये माइनॉरिटी में। अब ये वहां बैठे मेन कुर्सी और ये सब कांग्रेसी हैं। अच्छा ये बीजेपी में है, तो अब ये बोलेंगे सरकार गलत कर रही है, मोदी सरकार, चुप बैठो बैठो। अब ये शिवांश बोलेंगे कि देखो डोसे का भाव कितना कम है, बहुत अच्छा बोलते रहो। और अच्छा वो लीगल बात बोल रही थी, चुप बैठा दिया। और ये डोसे का पानी कितना भारत में अच्छा बहता, बहुत अच्छा। वो किसी को अलाउ कर सकता है और किसी को नहीं अलाउ कर सकता है। वो ये भी अलाउ करेगा, अच्छा अब हम लोग एक ब्रिज बनाने जा रहे हैं, कहाँ पर? बिहार में। बोलो कितने लोग हाँ बोलते हैं? Who say yes raise hand, who say no down hands। वोटिंग भी कराएगा। तो ज़्यादातर लोग, अब ये लोग भी क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे कि बिहार में पुल ना बनाओ। उन्हें मालूम है लूटने आए ये लोग, पुल थोड़ी ना बनाएंगे, उसमें से आधा जेब में डाल देंगे, लेकिन उनको भी यस कहना ही पड़ेगा, नहीं तो बिहार के लोग इनको छोड़ेंगे क्या? कहेंगे हमारे पुल को मना किया, अगले चुनाव नहीं छोड़ेंगे। तो लोकसभा स्पीकर का नाम बताओ महावीर। अभी भी ये पनीर वाले पानी के मैं ये देख रहा हूँ कि इसका ध्यान कितना वहां पे, वहां हट ही नहीं रहा है। हाँ बोलो, कॉमन चीज है, सब जानते हैं, बताया गया। अभी ये चौथी बार में किया, मैं 5वां वेरिफिकेशन। लिसनिंग इज लर्निंग। वो हटा नहीं पा रहा डोसे से ध्यान, कि डोसे पे जब मक्खन गिरा था तो कैसे पिघला था, मजा आ गया था, वो पिघल पिघल के जा हटी नहीं। सही है, बोलो बात समझ में आ गई कि अब 5 साल बाद होते हैं द मैजिक नंबर ऑफ लोकसभा इज 272। द पार्टी हु विंस 272 और मोर सीट्स, ठीक है, इज इन मेजॉरिटी। लिखो इस चीज को। सेम हो गया तो सेम हो गया। कई बार ऐसा होता है कि किसी के 100 आए, किसी के 100 आए, किसी के 100, तो फिर कोलिजन गवर्नमेंट बने। कहेंगे कि ये लोग बोलेंगे हम बीजेपी के हैं, तुम बीजू जनता दल के हो, तो राष्ट्रवादी, चलो हम सब लोग मिल जाएं, मेजॉरिटी में आ जाए, इनको हरा दें। तो अब इन लोगों ने कहा ठीक है, हाँ हाँ हम सब मिल जाएंगे, लूट का माल तो मिलेगा ही। अच्छा वास्तव में सबकी नजर जनता के टैक्स पे। राज कौन करना चाहता है? और वो पैसा स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में भेज देंगे, 14 पीढ़ियाँ खाएंगे। बोलो लंबोर्गी से चलेंगी और क्या चाहिए? तो ये जब एक पार्टी नहीं जीतती है, मान लो 100 इनके सीट आ गई, 100 इनकी, 100 उनकी भी है, महावीर कहेगा हाँ मजा। वापस नहीं होगा, हाँ? वापस नहीं होगा। फिर नहीं होंगे इलेक्शंस। अब मान लो ये सब मिल गए, तो ऐसी स्थिति में उसको कहते हैं अलायंस बन गया, गठबंधन सरकार। लेकिन फिर उसमें बड़े निर्णय नहीं होंगे, क्योंकि ये कुछ करना चाहेंगे, राम मंदिर, तो ये लोग कहेंगे नहीं नहीं हमारे तो मुस्लिम वोटर हैं, हम दूसरी पार्टी के हैं, मत बनाओ राम मंदिर। अच्छा ये लोग बीजेपी सब जीत के आ गई, तो ये चाहे राम मंदिर बनाए चाहे जो करें, सब इन्हीं का है। और अलायंस में क्या होता है, 2 पार्टी हाथ पीछे बोलेगा अगर बनवा दिया हम 100 लोग अपना समर्थन खींच लेंगे, तुम्हारी सरकार गिर जाएगी, फिर पुल बनवाते रहना। पुल बनवा पाओगे, फिर राम ही मंदिर बनवा पाओगे। तो ऐसे में अलायंस गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार कई बार गिर भी जाती है, क्योंकि महावीर हाथ खींच लेगा। आयुष राय कहेंगे हम अपने 100 मेंबर का समर्थन वापस लेते हैं, हमें इनकी अच्छी नहीं लग रही है आइडियोलॉजी। शुरू में तो अच्छा कर रहे थे, अब ये नहीं कर रहे हैं, अब मंदिर बना रहे हैं, उसकी जगह रेस्टोरेंट तो बनवा ही नहीं रहे, ऐसे ही कह देंगे। तो इन लोगों ने हाथ खींच लिया। अब द्रौपदी मुर्मू क्या करेंगे? कहेंगे क्या और कोई है जो क्लेम करता है और मैजिक नंबर से ऊपर है? अब कोई कर ही नहीं पा रहा, कांग्रेस और बीजेपी तो मिल नहीं पाएगी। ये दिव्या अधिकारी ने कहा हम तो अपनी आइडियोलॉजी अलग रखते हैं और बीजेपी से नहीं मिलेंगे, अब ये नहीं मिल पा रहे। तो ऐसे में मिड टर्म इलेक्शन या मध्यावधि चुनाव कराएगा।
मान लो सरकार अल्पमत में आ गई, ठीक है ना, अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी, तो ऐसे में क्या हर्षित मोर प्रधानमंत्री रह पाएंगे कि अभी इन्हें इस्तीफा देना पड़ जाएगा? तो इनको कई बार विश्वास मत हासिल करना पड़ता है। दिया बोलेंगे करो फिर से विश्वास मत ज़्यादा दिखाओ, उसने समर्थन खींच लिया, चलो दिखाओ मैजिक नंबर है कि नहीं, तो फिर उस समय स्पीकर बोले those who are with Harshit say yes, those who are with no in a position of Harshit say no, इतने ही हाथ उठे। तो ऐसे में क्या होगा, इनकी सरकार गिर गई, ये लीजिए मेरा इस्तीफा स्वीकार बोले यार ये जाते जाते चाय तो पीते जाइए 15 पैसे की, तो 10 पैसे, तो कहेंगे अब चाय क्या पीना, अब तो पुल भी नहीं बनवा सकते हम, चाय में नहीं पियेंगे, बट कर्टसी से बोलेंगे एक नौकर से कि चाय लिया। ये चीज होता है। बोलो बात समझ में आ गई? मेरा कहने का मतलब है कि दोस्त द पार्टी हु विंस हु गेट्स द सीट्स एवं मैजिक नंबर लिखो जरा। द पार्टी हु गेट्स, बात नहीं करो, हु गेट्स द सीट्स अबव मैजिक नंबर, नोट करिए मैजिक नंबर क्या है? 272। 270, ठीक है, is in majority and can form government। कहाँ पे फॉर्म करेगी? गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है, इन सेंटर, और उसे क्या कहेंगे? केंद्र सरकार। कौन सी सरकार है? जो केंद्र में बैठती है। समझ में आया? सरकार किसकी होती है? लोकसभा के मेंबर से। अब फिर ये क्या करेंगे, अगला काम क्या करेंगे आरव राज? ये आ गए, ये फॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे फॉर्म? फर्स्ट दे विल इलेक्ट देयर लीडर। अभी पीएम नहीं बनेगा, अभी उन्होंने शपथ नहीं दिलाई आराध्या मुर्मू ने, वो भी मुरमुरे खा रहे हैं। मेरा कहने, वो कह रहे हैं अभी हम मुरमुरे खा रहे हैं, लैया खा रहे हैं, अभी चले जाओ। तो जब पहले लीडर तो इलेक्ट करो। नाउ द विनिंग पार्टी इलेक्ट देयर लीडर, ठीक है, द विनिंग पार्टी वो क्या करेगी? बोलो, इलेक्ट देयर लीडर। अब एक मत से कर लेगी लीडर। नाउ हाउ एवर द लूजिंग पार्टी सिट्स इन अपोजिशन, वो बार बार बोलेंगे राहुल गांधी गवर्नमेंट बेकार काम कर रही, उठ उठ के बोलेंगे, जनता को सिखाएंगे कि अगली बार हमें ही देना, ये तो बिल्कुल बेकार है, महंगाई बढ़ा रही है, ये कर रही है, वो ऐसे ही बोलते ही रहेंगे। सही है? और अपोजिशन पार्टी क्या करेगी? ईट्स डोसा। हाँ बोलो, तुम ही तो हो स्पीकर। सर वो उसके बारे में मतलब अपोजिशन पार्टी क्या करेगी? देखेंगे कि काम मक्खन रहेगी। बहुत अच्छा, सिट्स इन अपोजिशन। देखो कितने ध्यान से मुर्मू सुन रहे हैं, मतलब आप कंसंट्रेशन देखो, फोकस इसका कितना, पूरा फोकस डोसे पे लग गया। चलो, अपोजिशन पार्टी करेक्ट, तुरंत इन्होंने बता दिया, सिट्स इन अपोजिशन, वो वहां बैठा ही करेगी। अभी बोला कि नहीं, तुरंत हर चीज प्रॉपर है। दैट इज वो सिट्स इन अपोजिशन। यहाँ पर ये इसके चारों तरफ ये घेरा है, इधर कौन बैठा है? प्रधानमंत्री। सामने कौन बैठे? राहुल गांधी। जो गोल बना हुआ है आधा, हम यहाँ बैठेंगे तो सामने राहुल, उनमें बहस मुबाहिसा। तो अपोजिशन पार्टी सही है। एंड विनिंग पार्टी रूल द गवर्न, रूल द कंट्री। विनिंग पार्टी क्या करेगी? एंड अपोजिशन एंड इट्स लीडर विल बी कॉल्ड। लो, हर चीज जानता है, लोग भी बता, लीडर ऑफ अपोजिशन।
इसका मतलब है ये राहुल गांधी का फैन होगा। स्पीकर इसे इतना कैसे पता कि LOP कहते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन? स्पीकर है हो सकता है स्पीकर इसमें जानते हो। स्पीकर अगला स्पीकर यही है, अभी ओम प्रकाश बिरला हटने वाले हैं। अभी कितनी चमकदार। अब जरा देखो, द विनिंग पार्टी इलेक्ट्स इट्स लीडर विद लेटर गोes अप्रोचेस टू, किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट, एंड टेक्स ओथ एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ लीडर, जो इनका लीडर है ऑफ विनिंग पार्टी, टाइम विनिंग पार्टी, ठीक है, लीडर ऑफ विनिंग पार्टी विद लेटर ऑफ सपोर्ट, वो क्या होगा? बिकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे कि बीजेपी जीती है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्स होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, सबको चुनेगी। तो अलग अलग है। निर्मला सीतारमन हमारे यहाँ की क्या? करेक्ट, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। नाउ अमित शाह कौन? देखो अभी बताया, होम मिनिस्टर। ये बहुत धीमे बोल रहा, तुम्हारे तक आवाज नहीं पहुंची, ठीक है, लेकिन इसकी अवेयरनेस देखो। जयशंकर प्रसाद कौन? करेक्ट, फॉरेन मिनिस्टर। बोलो ना धीरे से, वो ठीक है। अब जरा तो वो अलग अलग चुनेंगे, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। जैसे पहले नहीं सुना था कि सदरे रियासत, सदरे काजी, जैसे वो नहीं अकबर चुना करता था, तो इनके में भी दीवान होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इलेक्ट होम मिनिस्टर, सबको शपथ लेनी पड़ेगी। होम मिनिस्टर, ये चैप्टर इसी का यही समझना है कि कैसे इलेक्टोरल प्रोसेस कैसे होता है। होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, और किसे चुनेगी? बोलो, फॉरेन, और बोलो मिनिस्टर। मतलब जैसे घर में मम्मी तुम्हारी होम मिनिस्ट्री है, आज क्या पकेगा, कौन सी सब्जी आएगी, किसके लिए कपड़ा आएगा, घर हैं। फॉरेन मिनिस्टर विदेशों में, अमेरिका से हमें अच्छे संबंध चाहिए कि चाइना से चाहिए, वो विदेश का भी। और वित्त मंत्रालय, कितना पैसा पुल में लगाएं तो कितना कहाँ लगाएं, सही है। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, सब बहुत सारे 30 मंत्रालय, वो देख लें। इतनी बात उनको समझ में आ गई। दे ऑल टेक ओथ इन ओथ टेकिंग सेरेमनी, वो सभी क्या लेंगे? शपथ लेंगे कि ऐसे ही इनको इतनी गुप्त गुप्त चीजें दे दी जाए। दे ऑल टेक ओथ, और कौन इनको ओथ दिलाएगा? द्रौपदी मुर्मू, ओथ मुरमुरा खाने पर। दे ऑल टेक ओथ इन ओथ टेकिंग सेरेमनी। इतनी बात तुमको समझ में आ गई। इसके बाद कल अब तुम्हारी छुट्टी रहेगी, कल उन लोगों की क्लास है, कल का हॉलीडे। अब परसों तुम्हारी जो क्लास होगी वो शाम की होगी। परसों नरसों 2 दिन क्लास होगी, दोनों दिन से विक्सी पढ़ेंगे। 5:30 to 7:30 क्लास होगी, ध्यान दीजिएगा, परसों आना है। 5:30 to 7:30, 2 घंटे सर बंद कर दूँ? 2 घंटे क्लास होगी, 2 घंटे तो पढ़ते ही हो। सर बंद कर दूँ? हाँ।